नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर अगला बोले तो 23 नंबर का। इसके पहले हमने जो है 22 तक आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो भी आपके पास में प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा डिटेल क्लासेस भी आपको अगर देखना है, हालांकि देखना क्या, देखना जरूरी है, क्योंकि डिटेल क्लासेस से वो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप जो है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है 23 नंबर का जो सेट है वो शुरू करते हैं। उसके पहले आप जो है अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं, मेरी जो भी कोशिश है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाती होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर भी देखिए वीडियो को आप लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे तो मेरी मेहनत सफल हो जाए। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे टेलीग्राम चैनल की बात करें, किसी को अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी और ये SSW एजुकेशन जो है उसके अंतर्गत आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सारी PDF वगैरह स्टडी मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एनिमेशन को अक्षम बोले तो यहाँ पे अगर बात करें डिसेबल करना है तो आपके सिस्टम के जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो अगर एनिमेशन, अगर हम क्या बोल देंगे, एनिमेशन को अगर हम डिसेबल करेंगे, डिसेबल का मतलब जो एनिमेशन होता है, पावर पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो हम सीधे स्टार्ट बटन में चलते हैं और यहाँ एनिमेशन सर्च कर देते हैं। ठीक है, एनिमेशन और एनिमेशन इफेक्ट में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ एनिमेशन ऑलरेडी बंद है। तो अगर हम ऑन रखते हैं, मान लीजिए देखिए ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है, एनिमेशन इफेक्ट ऑन रखते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में थोड़ा सा परफॉर्मेंस लेगा, मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम होगा, रैम लेगा या जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें लेगा, तो इसका मतलब थोड़ा स्लो चलेगा। परंतु अगर डिसेबल कर देंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आपका सिस्टम थोड़ा फास्ट चलेगा। तो यहाँ नेगेटिव तो नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई पॉजिटिव प्रभाव। हार्डवेयर पर निर्भर करता है ये भी नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव रूप से प्रभाव पड़ता है। जब भी हम एनिमेशन को डिसेबल करते हैं तो हमारे सिस्टम में पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका GPU है, मतलब जो आपका ग्राफिकल यूज़र, मतलब एक प्रकार से ग्राफिक्स प्रोसेसर है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और रैम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खर्च होती है। ठीक है, तो विजुअल इफेक्ट रेंडर करने में थोड़ा सा यहाँ पे इनको दम लगती है, तो इसी को हम स्मूथ करने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डिसेबल कर लेते हैं। अगर लो कॉन्फ़िगरेशन है, पुराने सिस्टम है, तो आपको बंद करके ही रखना चाहिए। जैसे मेरे सिस्टम में मैंने हाई परफॉर्मेंस रहने के बाद भी, हाई कॉन्फ़िगरेशन रहने के बाद भी मैंने इसको बंद कर दिया हूँ, ताकि मुझे कोई चीज़ों में दिक्कत ना आए। तो एनिमेशन केवल विजुअल अपील बढ़ाते हैं, लेकिन यह बंद करने पर कार्य क्षमता में कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव असर देखने को मिल जाता है। कहाँ से बंद करते हैं तो आपको पता भी चल गया। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है, तो भाई इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल आप देखोगे तो इंटरनेट जो है, उदाहरण के लिए देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही कोई कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ता है तो उसमें आ जाता है आपका TCP। पर नेटवर्क ये नहीं बोलता है कि आपका जो है एक प्रकार से ऑनलाइन मतलब इंटरनेट है या फिर नहीं है। तो इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट में जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पे आपको TCP देखने को मिल जाता है, TCP IP। IP का मतलब क्या हो जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोले तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस, और TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने वाला एक रूल होता है, नियम होता है, उसे हम TCP बोल देते हैं। दोनों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। उसके बाद अगर वेब पेज ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, HTTP की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि आपको फाइल को डाउनलोड करना, अपलोड करना, तो आपको ज़रूरत पड़ती है FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल को भेजने और सर्वर से मेल को वहाँ मतलब रिसीवर तक भेजने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, SMTP की। बाकी डाउनलोड करना है तो POP3 की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खालिस्तान का संग्रह है, जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से स्लाइड्स का कलेक्शन होता है, यानी कि स्लाइड से मिलकर बना होता है। आप देखोगे जैसे हमने पावर पॉइंट तो अभी देखिए डिटेल क्लास में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चलोगे तो आप देखिए यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके हम देखिए कंट्रोल D, देखिए ये स्लाइड है,
ये सब जो पेज होते हैं पावर पॉइंट में, इनको क्या बोल देते हैं, स्लाइड। और स्लाइड में आप देखोगे ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, या फिर जो भी चीज़ है एनिमेशन वगैरह का कलेक्शन होता है। इन सब से मिलकर क्या बन जाता है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रेजेंटेशन 1 यहाँ पे फाइल का नाम होता है। यदि हम चाहे तो हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड का कलेक्शन होता है। जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो किसका कलेक्शन होगा भाई, स्लाइड का होगा। बाकी वर्कशीट का कलेक्शन अगर देखें तो एक्सेल की वर्कबुक होती है, ठीक है। जो एक्सेल की वर्कबुक होती है वो आपकी किसका कलेक्शन होती है, वर्कशीट का। ग्राफिक्स तो एक प्रकार का इमेज को मतलब जो है इंडिकेट कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स अगर बात करें तो ये एम एस वर्ड का एक है जो डॉक्यूमेंट होता है, या फिर जो भी उसके अंदर हम फाइल बनाते हैं वो होती है। अगले चले, यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग, जो अनुक्रम है, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस होता है, उसमें दर्ज किए गए डेटा को ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिक करने के लिए हम उपयोग क्या कर लेते हैं भाई, ऑटोमेटिक करने के लिए स्टाइल उपयोग नहीं करेंगे, इंडेंटिंग उपयोग नहीं करेंगे, अलाइनमेंट भी नहीं, या ऑटोफिल उपयोग कर लेते हैं। ऑटोफिल मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में चल के यहाँ हम कोई चीज़ लिख देते हैं। मान लीजिए हमने 1 लिखे, और 1 लिख के हम यहाँ 2 लिख देते हैं, और दोनों को सेलेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, फिल हैंडल आता है देखिए प्लस वाला, और इसको खींच देते हैं, देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका दूसरा तरीका भी क्या है कि भाई 1 बस लिखो और कंट्रोल के साथ आप फिल हैंडल में जाओ और खींच दो तो भी आ जाता है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और अगर तीसरा प्रकार देखें तो यहाँ पे देखिए 1 लिखे और यहाँ तक हमको ऑटो फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए फिल ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में जाओ और यहाँ देखिए कॉलम लीनियर, और कितना बढ़ना चाहिए वैल्यू, 1 बढ़ना चाहिए हर बार। स्टॉप वैल्यू नहीं देते क्योंकि सिलेक्शन है। ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ इस प्रकार। तो हमने 3 मेथड देखे, एक तो देखे सीक्वेंस लिखकर, एक देखे हमने कंट्रोल के साथ, और एक देखे फिल मेथड के साथ। तो आपको तीनों जो है फिल मेथड यहाँ समझ में आ गई होगी। मतलब यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑटो फिल है, ठीक। नीचे नेक्स्ट देखें, संपीड़न बोले तो यहाँ कॉम्पैक्टेशन क्या है, कॉम्पैक्टेशन का मतलब क्या हो जाता है कि सिकोड़ना, यानी कि अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग टेक्निक, उसके बाद अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मोर देन, यहाँ पे देखने को मिल जाता है एबव। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होते हैं उनको क्या कर लेना, यहाँ पे इकट्ठा कर लेना एक्सटर्नल को, मतलब यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जितने भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंट टुकड़े होते हैं, यानी कि जब मेमोरी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन या फ्री छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उनको एक प्रकार से कॉम्पैक्ट करना, यानी कि उनको एक जगह लाकर रखना। तो उससे क्या होता है, आपका जो मेमोरी एरिया है वो सेफ रहता है, यानी कि इससे बड़े प्रोसेस को जो है एलोकेट करने के लिए पर्याप्त कंटिन्यूअस मेमोरी उपलब्ध हो जाती है। तो ये होता है आपका कॉम्पैक्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए एक वर नाम, मतलब वर कीवर्ड से हमने एक हाइट नाम का वेरिएबल लिए, जिसमें आपको डेसिमल वैल्यू देखने को मिल जाती है 123.56। तो यहाँ पे आपको वर टाइप यहाँ लिए, और हाइट, हाइट बड़ी है, और यहाँ पे हमने ले लिया बड़ी है बराबर किसके, 100 के। बिल्कुल बड़ी है बराबर, बिल्कुल सही है भाई, बड़ी तो है, बराबर के ऊपर है। तो यहाँ पे जो आपका टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है वो क्या बताता है, अगर बड़ी है तो ये टेल रन हो, और नहीं तो शॉर्ट रन हो। तो सिंपल सी बात, अभी तो फिलहाल में टेल आएगा, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आप जो सोल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो आप पढ़ लीजिए इसको। हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कीज़ होती है। तो हिंदी टाइपिंग में भी वही होती है और इंग्लिश टाइपिंग में भी वही होती है। कीबोर्ड तो कीबोर्ड होता है, अभी फ़िलहाल में 12 ही फंक्शन की मिल जाती है। F1 से लेकर F12 तक आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखने को मिल जाता है निम्नलिखित जावा कोड जो है क्या आउटपुट देगा। तो निम्नलिखित जावा कोड की अगर बात करें तो देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास लिए हैं, उसके बाद अपने केयर लिए हैं। तो केयर में आप देखोगे एरे लिए हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट उपयोग कर लिए मतलब एरे आ गया। और एक्स वाई जेड 3 आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू आपको 0 1 और 2 मिल जाती है। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिए एस, और एस को हमने इनिशलाइज कर लिए न्यू कैरेक्टर से, जो कैरेक्टर आपका एरे है, मतलब इसके अंतर्गत हमने स्ट्रिंग में जो है कैरेक्टर को फिल कर लिए। तो अब स्ट्रिंग जो है क्या करेगा, इन एरे को जो है कंप्लीट रूप से एक साथ यहाँ पे फीड कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है सीक्वेंस में लिखा जाता है इस प्रकार से, कैरेक्टर्स का ग्रुप। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस करेंगे बोले तो स्ट्रिंग को हम प्रिंट करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे एक्स वाई जेड अलग अलग इंडेक्स पर स्ट्रिंग के कारण ये साथ में जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई जेड हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे ये आप देख लेना इसको। उसके बाद है पावर पॉइंट खालिस्तान स्लाइड। विषय का परिचय, विषय बोले तो आपके सब्जेक्ट का परिचय देती है, और पूरी जो प्रेजेंटेशन उसके लिए एक टोन सेट करती है। तो सबसे शुरुआत में अगर देखें, जैसे आप पावर पॉइंट में चलते हैं तो सबसे शुरुआत में जो टाइटल स्लाइड होती है, टाइटल में हम कुछ भी चीज़ें लिख देते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने क्या लिख दिए, उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स।
यहाँ पे ये देखिए, ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स हमने लिखे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये मुख्य रूप से एक टाइटल है और हम नीचे लिख देंगे बेसिक कंप्यूटर, जो भी चीज़ है तो वो एक टोन दे रही है। इसका मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि टाइटल स्लाइड ही एक ऐसी स्लाइड है जो पूरे प्रेजेंटेशन को एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, मतलब हम समझ सकते हैं कि क्या चीज़ आगे प्रस्तुत होने वाली है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। समरी नाम की कोई स्लाइड नहीं होती, कंटेंट और टाइटल होता है, ओनली कंटेंट नहीं होता। थीम भी यहाँ पे अलग चीज़ हो गई, मतलब ये स्लाइड के प्रकार नहीं है। स्लाइड के प्रकार अगर देखें तो स्लाइड के प्रकार आपको मैं दिखा देता हूँ, लेआउट में चलते हैं। तो एक होती है टाइटल स्लाइड, एक होती है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, एक होती है सेक्शन हेडर, फिर नेक्स्ट होती है टू कंटेंट वाली, और दो कंटेंट लिखना आपस में, उसके बाद डिफरेंट करना है यानी कि कंपैरिजन करना है तो उसके लिए अलग, ओनली टाइटल ब्लैंक, और कैप्शन के साथ में पिक्चर लिखना है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। पिक्चर के साथ में देखिए यहाँ पे कैप्शन विथ कैप्शन, मतलब कंटेंट विथ कैप्शन और पिक्चर विथ कैप्शन, इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इतने प्रकार है। उसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आप हैंड आउट प्रिंट करते हैं, हैंड आउट प्रिंट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितनी स्लाइड होती है। तो यहाँ पे जाओगे फुल पेज वाले में, देखिए मैक्सिमम 9 होती है, मतलब 1 से लेकर 9 तक आपको देखने को मिल जाएगी। डिटेल वाली क्लासेस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी पावर पॉइंट की, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर करा दूंगा। तो कौन सी यहाँ पर रहेगी, सारी यूनिट आपकी कवर हो जाए डिटेल वाली, आप प्ले में जाकर देख लेना, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर जुड़े हो तो बाकायदा वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब हो जाता है यूनिक वैल्यू, मतलब यूनिक कांस्टेंट या जैसा भी, तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट नहीं है बोले तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की, नॉट नल और जो यूनियन है। तो भाई सिंपल सी बात, कांस्टेंट मतलब यूनिक टाइप आप देख सकते हैं, तो जिसमें नॉट नल भी होता है और प्राइमरी की भी होती है। तो जो यूनियन है, यूनियन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, किसके अंतर्गत, आपका एसक्यूएल के अंतर्गत, क्योंकि यूनियन का उपयोग मुख्य रूप से हम जो है जॉइन में करते हैं। जॉइन मतलब जो फुल जॉइन होता है, फुल जॉइन में ऑप्शनल रूप से कर सकते हैं, क्योंकि फुल जॉइन प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता एसक्यूएल में। तो यूनियन आपका जो है कांस्टेंट नहीं है एसक्यूएल के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखें, प्राइमरी की मतलब रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, मतलब कांस्टेंट का काम कर लेती है। नॉट नल मतलब किसी कॉलम में नल वैल्यू को रोकने के लिए नॉट नल। फॉरेन की, यूनिक, चेक कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट आदि सब कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट का उपयोग टेबल के डेटा की इंटीग्रिटी या अखंडता बनाए रखने के लिए किया जाता है। और यूनियन जो है स्क्वेल ऑपरेटर है, जो दो या दो से अधिक सेलेक्ट क्वेरी को परिणाम को जोड़ने के लिए यानी कि फुल जॉइन के साथ उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, जब डॉक्यूमेंट की बात आ जाती है भाई सिंपल सी बात, एमएस वर्ड ही यहाँ पे पहले नंबर पर आता है। बाकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, एक्सेल आपका स्प्रेडशीट के लिए, एमएस एक्सेस आपका डेटाबेस के लिए। तो राइट आंसर अभी हो जाएगा ए, बोले तो एमएस वर्ड। उसके बाद यहाँ देखिए जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि लेटर बनाना है, रिपोर्ट्स बनाना है, रिज्यूम बनाना है, रिसर्च पेपर बनाना है, या सारी चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे हम चलते हैं कहाँ पे, जैसे गूगल डॉक्स भी एक प्रकार के किसका एग्जाम्पल है, गूगल डॉक्स भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। तो आप गूगल डॉक्स बोले तो गूगल आईडी के माध्यम से गूगल डॉक्स में जा सकते हैं, और मैं आपको टेम्पलेट गैलरी के अंतर्गत दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप एमएस वर्ड में बना सकते हैं। तो देखिए आप रिज्यूम बना सकते हैं, बुक की रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जाओगे, देखिए यहाँ पर रिज्यूम के बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिल जा रहा है, लेटर मिल जा रहा है, बिजनेस लेटर है, इनफॉर्मल लेटर मिल जाता है, रेसिपीज़ वगैरह। आप पेट रिज्यूम बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, ये देखो प्रोजेक्ट प्रपोजल, मीटिंग नोट्स बना सकते हैं। साथ ही आपको ऑन बोर्डिंग ब्रोज़र है, ये देखिए न्यूज़ लेटर वगैरह है। तो कितने सारी चीज़ें आप प्रोफेशनल तरीके से किस में बना सकते हो, एम एस वर्ड में। तो एम एस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। तो आप याद रखिए इन चीज़ों को, इसमें स्टाइल वगैरह, फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटेड रूप से इंडेक्सिंग, सारी चीज़ें फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बात करें पावर पॉइंट की, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए हो जाता है, एम एस एक्सेल डेटा एनालिसिस कैलकुलेशन के लिए, एमएस एक्सेस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से सही और गलत बताइए। तो यहाँ देखिए बोथ डी रैम और कैश मेमोरी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी दोनों की सेम स्पीड होती है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डी रैम की स्पीड कम होती है और कैश मेमोरी की अधिक होती है, क्योंकि कैश मेमोरी आपकी एस रैम कहलाती है और डी रैम आपकी डायनेमिक। डायनेमिक आपकी रिफ्रेश ज़्यादा मांगती है और कैश मेमोरी आपकी रिफ्रेश नहीं मांगती। तो यहाँ पे इसके अलावा नेक्स्ट बोला गया, ये तो गलत हो गया, मतलब फॉल्स। उसके बाद बोथ एस रैम और डी रैम कैन बी यूज्ड मेन मेमोरी, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए जो रैम होती है वो एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाती है, और मेन मेमोरी के ही दो पार्ट है, कौन से, एक तो हो जाता है एस रैम और एक हो जाता है आपका डी रैम, मतलब डी रैम मतलब हो जाता है डायनेमिक रैम। तो दोनों ही प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाती है। हालांकि ये नॉर्मली रैम के लिए उपयोग की जाती है और नॉर्मली ये कैश के लिए उपयोग की जाती है।
तो पहला सही, पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत दूसरा सही, तो देखिए पहला गलत और दूसरा सही, इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी बोले तो ये एस रैम आधारित होती है। डी रैम मतलब मेन मेमोरी जो कैश से धीमी होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो था, डी रैम आमतौर पर मेन मेमोरी होती है और एस रैम भी मेन मेमोरी के रूप में ही उपयोग की जाती है, लेकिन महंगी होती है इसलिए कैश मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, हालांकि मेन मेमोरी ही कहलाती है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खालिस्तान एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपकी सहायता करता है। तो देखिए खालिस्तान, देखिए एम एस वर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खालिस्तान एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपकी सहायता करता है। देखिए कैप्शन यहाँ पे नहीं होगा, फॉन्ट भी नहीं, कलर भी। तो पहले की जो वर्जन है उसमें आता था विजार्ड। और विजार्ड क्या होता है भाई, विजार्ड मतलब आप देखोगे एक से अधिक स्टेप, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार की स्टेप मिलकर क्या बनता था, आपका प्रेजेंटेशन बनता था। तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता था, ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स के माध्यम से सारी चीज़ें कंप्लीट होकर आपको जो है एक बाद में जो है प्रेजेंटेशन बनकर मिल जाता था। तो विजार्ड के माध्यम से ये सारा काम किया जाता था पहले के वर्जन में। अभी आप देखोगे, अभी सीधे आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप सीधे जाओगे यहाँ फाइल में जाओ और न्यू में जाओ और देखिए यहाँ पे आपको टेम्पलेट नज़र आ रही। कोई भी टेम्पलेट ऐसे क्लिक करोगे ऐसे करके, या जो भी आपको टेम्पलेट क्लिक करना क्रिएट करोगे तो देखिए आपका प्रेजेंटेशन फटाक से बन गया है। तो एक टेम्पलेट के थ्रू आप बना सकते हैं, परंतु पहले के समय में क्या आता था, विजार्ड आता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हम। तो एम एस पावर पॉइंट में विजार्ड एक ऐसी सुविधा है जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करती है और प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे मेल मर्ज का विजार्ड आपने देखा होगा एम एस वर्ड के अंतर्गत। यदि कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से विरासत प्राप्त करती, विरासत मतलब इनहेरिट होती है, और इसकी सभी फंक्शन को परिभाषित नहीं करती है, तो निम्न में से किस रूप में इसे जाना जाता है भाई, इसे जाना जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूप में। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाई सिंपल सी बात है, मेन क्लास में हमने चीज़ें डिफाइन कर दी हैं और कुछ प्राइवेट में कुछ ऐसे जो भी है। तो यहाँ पे जो सामने वाला जो इनहेरिट क्लास है मतलब डिराइव क्लास है, उसमें कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, जो भी है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, जो चीज़ें काम हो रही है उसकी मेन फीचर नहीं दिखाई जा रही। इसका मतलब इसका जो एब्स्ट्रैक्ट या परिवर्तित रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको बोला जाता है। सी राइट आंसर है। यदि कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से विरासत इनहेरिट होती है और उसकी सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो वो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। मतलब ऐसी क्लास को इनहेरिट या ऑब्जेक्ट बनाना नहीं किया जा सकता। इसके बाद है केवल वह क्लास जो सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करती है, उसे जो है कॉन्क्रीट या नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहा जाता है। नेक्स्ट बेस क्लास की बात करें तो पेरेंट क्लास को बेस क्लास बोला जाता है। डिराइव मतलब जो चाइल्ड क्लास, उसको अब क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास बोल सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, खालिस्तान सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। तो ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है सीधे सीधे। तो ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेगा और हार्डवेयर और यूज़र के मध्य यहाँ कम्युनिकेशन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए इबारत या पूछने का तरीका लंबा हो जाता है, परंतु आंसर आपका लगभग वो ही रहता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, डिवाइस कंट्रोल है, जैसे विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एंड्रॉयड हो जाता है। ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट देखें, खालिस्तान डॉक्यूमेंट का अर्थ है कि फाइल अन्य कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की गई है। तो यहाँ पे अन्य कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में जो ट्रांसफ़र की गई है, तो उसका मतलब हो जाता है फॉरेन। देखिए फॉरेन की भी होती है, जिस डेटाबेस होता है उसके अंतर्गत फॉरेन की भी होती है। फॉरेन की का मतलब जैसे यहाँ प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल में जब जाएगी वो बन जाएगी फॉरेन की। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र किया गया है। ऐसे ही किसी मतलब जो एक प्रकार से फॉरेन डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या हो जाता है कि फ़ाइल अन्य कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की गई है, या फिर हम बोल सकते हैं रिमोट कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में लाई गई है। तो अभी तो आपका जो आंसर है वो फॉरेन डॉक्यूमेंट ही होगा। यह शब्द इस बात को दर्शाता है कि फ़ाइल आपके सिस्टम पर मूल रूप से नहीं बनी थी, बल्कि किसी अन्य सोर्स से उसको लाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी रैम हो जाता है। डी रैम ट्रांजिस्टर से बनी होती है, कैपेसिटर्स होते हैं उससे बनी होती है, इसलिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और इसी कारण इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। किसकी अपेक्षा? एस रैम की अपेक्षा। एस रैम आपकी जो है कैपेसिटर से बनी होती है और इसकी स्पीड डी रैम से कहीं अधिक होती है और महंगी भी होती है, क्षमता थोड़ी कम होती है।
बाकी पी रोम की बात करें तो ये रोम का प्रकार है, रीड ओनली मेमोरी का। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैन्युफैक्चरर या जो बनाता है उसके समय, मतलब रोम बनती है, रैम बनती है, जो भी, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली बनेगी तब इसमें प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको सिर्फ रीड किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी। एक और हो जाती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से एक बार हटाकर फिर से उसमें राइट कर सकते हैं। और डबल ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब ये बार बार हटाई जा सकती, बार बार यहाँ पे उसमें राइट किया जा सकता है, कौन सी डबल ईपी रोम में। तो यहाँ पे डायनेमिक रैम जो है एक प्रकार की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा को छोटे छोटे कैपेसिटर्स में स्टोर करती है और ये समय के साथ में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसी कारण इनको जो है लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश मतलब विद्युत आवेशित करना। अगला देखें, निम्नलिखित में से सततता मतलब एक प्रकार से कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, कंटिन्यू। तो यहाँ से कंटिन्यूटी का जो कौन सा एक उदाहरण माना जाता है, तो कंटिन्यूटी के एक उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डायनेमिक माना जाता, मतलब कंटिन्यू चलते रहना, यानी कि लगातार बदलते रहना। तो स्टैटिक तो यहाँ पे नहीं होगा, स्थायी रहता है। टेम्परेरी तो कुछ है ही नहीं इससे संबंधित, परमानेंट भी स्थायी रहता है एक तरीके से। तो कंटिन्यू मतलब डायनेमिक। तो कंटिन्यूटी मतलब इसका अर्थ है प्रक्रिया या स्थिति लगातार बने रहना। कंप्यूटर विज्ञान और गणित में डायनेमिक सिस्टम की कंटिन्यूटी का उदाहरण देते हैं, मतलब ये समय के साथ यहाँ पे बदलते रहती है और उनका व्यवहार भी कंटिन्यूअस रहता है। जैसे स्टैटिक, टेम्परेरी, परमानेंट कंटिन्यूटी को प्रदर्शित नहीं करते हैं। खाली स्थान में स्मार्टफोन के डेटा जो है कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए अन्य डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। देखिए, स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन बोले तो जो मोबाइल डेटा आप डलवाते हैं 4G 5G जो भी, उस डेटा को अगर आप अपने कंप्यूटर मतलब अपने डिवाइस से किसी और अन्य को प्रोवाइड कर रहा है, तो किसी अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टैथरिंग की। तो टैथरिंग के अंतर्गत आपको क्या क्या मिल जाता है, टैथरिंग में आपको मिल जाता है हॉटस्पॉट भी मिल जाता है, ठीक है, USB टैथरिंग भी मिल जाती है, ब्लूटूथ टैथरिंग भी मिल जाती है। तो मतलब ये सारी विधियों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल डेटा को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी अन्य डिवाइस को, चाहे वो हॉटस्पॉट के रूप में, चाहे वो USB के रूप में, चाहे वो ब्लूटूथ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ टैथरिंग मतलब स्मार्टफोन का जो डेटा है उसका उपयोग अपने अन्य डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस के लिए दे सकते हैं, USB केबल, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट से। चलिए, इसे मोबाइल हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। एक विशेषता जो एक टेबल की प्राथमिक की से मेल खाती है, किसी अन्य टेबल की क्या कहलाती है। अब भी देखे थे हमने, अगर एक टेबल में प्राइमरी की है और अगर दूसरे टेबल में भी वही नाम से है, तो वो वही नाम से है और दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाती फॉरेन की। क्या कहलाती है, फॉरेन की। बोले तो यहाँ पे विदेशी की बोल सकते हैं, हालांकि विदेशी नहीं बोलते, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी फॉरेन की ही उसे बोला जाता है। रिलेशनशिप बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब टेबल का एट्रीब्यूट किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की से मेल खाता है तो उसे फॉरेन की बोल देते हैं। फॉरेन की का उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह सुनिश्चित करती है कि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में सही तरीके से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक यूनिट क्या है, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिक रूप से जो स्ट्रक्चर होता है, ब्लूप्रिंट होता है, वो क्लास होती है और उसको उपयोग करने के लिए हम उपयोग कर लेते हैं क्या, ऑब्जेक्ट का, मतलब ये रन टाइम एंटिटी होती है। तो मुख्य बेसिक यूनिट क्लास और ऑब्जेक्ट, और क्लास और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी प्रोग्रामिंग को उप्स बोल दिया जाता है, यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट दो है तो बोथ यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में असेंडिंग और डिसेंडिंग निर्दिष्ट नहीं किया जाता, मतलब सीधी सीधी बात हो रही है सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग के अंतर्गत हम देखते हैं ना कि वह असेंडिंग करे तो 0 से लेकर 9 तक यहाँ जाता है या A से लेकर Z तक आ जाता है, और डिसेंडिंग करे तो 9 से लेकर 0 तक आ जाता है और Z से लेकर A तक आ जाता है। तो ये देखने को मिल जाता है हमको डिसेंडिंग में। असेंडिंग में आपको ये वाला मिल जाता है। तो अगर ये दोनों ही निर्दिष्ट न किया जाए ऑर्डर बाय लिखकर, तो ऑर्डर बाय लिखकर दोनों निर्दिष्ट ने किया जाए, डिफ़ॉल्ट रूप से असेंडिंग ही आएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से ये वाला क्रम चलेगा। पर अगर डिसेंडिंग करना तो आपको लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, असेंडिंग, ठीक है, ASC। इसके बाद नेक्स्ट है, MS एक्सेल वर्कशीट में पंक्तिबद्ध आदेश में दूसरा सेल एड्रेस क्या कहलाता है। तो देखिए, यहाँ अगर बात हो रही है कॉलम की, बात नहीं हो रही है, तो देखिए आपको ध्यान से देखिए, जैसे A यहाँ लिखा रहता है और 1 यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे B रहता है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A1, और पंक्तिबद्ध रूप से A1 के बाद दूसरा एड्रेस क्या हो जाएगा, B1। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे, B1 यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि दूसरा नंबर का B1 यहाँ पे राइट आंसर। और अगर कॉलमबद्ध पूछता तो A1 और यहाँ पे हो जाता क्या, A2 हो जाता है, क्योंकि रो नंबर यहाँ पे A2 हो जाएगा और यहाँ पे इसके बाद B2। तो इस प्रकार आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट पर संचार की विशेषता नहीं है, कम्युनिकेशन की विशेषता नहीं है। तो यह हमेशा निजी होता है, यह वैश्विक होता है, यह अंतःक्रियात्मक होता है, यह असमकालिक होता है। तो विशेषता नहीं है तो ये एक प्रकार से निजी होता है, बोले तो ये निजी नहीं होगा। मतलब इंटरनेट पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, ये सब पूरा कम्युनिटी के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है, सब डेटा अपलोड कर रहा है, सब उसका यूज़ कर रहा है, तो इस प्रकार से ये चल रहा है। तो इसकी जो मतलब क्षेत्र भी है वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो बाकी ये वैश्विक रूप से है, इंटरेक्टिव भी है और असिंक्रोनस भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है विशेषता में। तो ग्लोबल रूप से इंटरेक्टिव है, असिंक्रोनस है, परंतु इसमें कोई निजी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, जो पत्र होते हैं यानी कि जो लेटर्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, जो शिक्षण गतिविधियाँ, एजुकेशनल जो भी एक्टिविटीज़ होती है, टेस्ट वगैरह है, प्रश्नोत्तरी है और छात्र के जो असाइनमेंट वगैरह है, इन सबको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो अभी मैंने बताया था इसका उपयोग जो है एम एस वर्ड में किया जा सकता है, यानी कि एम एस वर्ड के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये आपको देखने मिल जाएगा, बी राइट आंसर है। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग के सारे काम, लेटर्स, प्रोजर, लर्निंग एक्टिविटीज़ है, टेस्ट है, क्विज़ है, स्टूडेंट होमवर्क, असाइनमेंट है, प्रोफेशनल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट, सभी को बनाने के लिए एम एस वर्ड में पर्याप्त टूल उपलब्ध है। फॉर्मेटिंग टूल, टेम्पलेट है, स्पेलिंग चेक है, ग्रामर चेक है, प्रिंटिंग है, ये सारी फैसिलिटी एम एस वर्ड में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है, एम एस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है भाई? तो एम एस वर्ड का मुख्य रूप से उपयोग जो है वेरियस प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। बाकी डेटाबेस बनाने के लिए एम एस एक्सेस का उपयोग कर लेंगे, डेटा को एनालाइज करना तो एक्सेल का उपयोग कर लेंगे, स्लाइड वगैरह बनाना तो प्रेजेंटेशन का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड करते हैं, सेलेक्ट राउंड करते हैं और यहाँ पे आपको 65 पॉइंट आपको 726 और उसके बाद राउंड में अगर दोगे दो तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, पर -1 दे दिया गया है। फ्रॉम डुअल का आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे ये एक प्रकार से जो आपका दशम मतलब जो 10 वाली वैल्यू है वो लौटाता है। 10 बोले तो मान लीजिए +1 करेंगे या -1 कर रहे हैं हम, तो अभी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 70। तो यहाँ पे राइट आंसर अभी हो जाएगा 70, समझते इसको। तो राउंड में यहाँ पे नंबर लिखा या डेसिमल प्लेस लिखा। फंक्शन का उपयोग किसी जो संख्या उसके राउंड करने के लिए, यदि डेसिमल प्लेस नेगेटिव है तो राउंडिंग बाएं तरफ चलेगी, मतलब हायर प्लेस वैल्यू पर की जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? -1 का अर्थ नियरेस्ट 10 तक का राउंड करेगा। तो 65 को वो क्या कर देगा? 65 को वो 70 कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए ये तो गलत हो गया, गार्बेज बोले तो एसक्यूएल वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे आउटपुट 726 ये भी गलत है और यहाँ पे ये भी गलत। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका उपयोग देखिए +1 करते हैं तो +1 में क्या जाएगा भाई? यहाँ पे 1 अंक आ जाएगा और यहाँ पे 0 में जो दशमलव के बाद सारी चीज़ हटा देगी। माइनस में क्या होगा? 123 को नियरेस्ट, मतलब देखिए यहाँ 50 जो 65 है, 65 के थोड़े आगे निकल गए थे तो -1 जैसे करे थे 70 पहुँचा दिया। अगर ये 64 होता तो 64 होता, जैसे 123 है तो 125 से क्या है, मतलब 120 से किनारे पे है तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 10 नियरेस्ट बोले तो 120 आ जाएगा। और -2 करेंगे तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 यहाँ देखने को मिल जाता है, तो 100 के किनारे ये पहुँचा देगा, मतलब 123 को 100 कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लाइनेक्स क्या है भाई? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही। इसे लिनस टोरवेल ने बनाया था, ये भी सही। यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही, पर सिंगल यूज़र नहीं है, ये मल्टी यूज़र है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, मल्टीटास्किंग है, लिनस टोरवेल्ट ने बनाया था, ओपन सोर्स है, फ्री है, सोर्स कोड को डाउनलोड करके हम जो है डेवलपर के द्वारा एडिट किया जा सकता है, टास्क वहाँ पे मतलब अलग अलग परफॉर्म किए जा सकते हैं और अपलोड किया जा सकता है। तो एक प्रकार से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो वेबसाइट को बॉट्स से बचाता है, ऐसे टेस्ट बनाता है जिन्हें इंसान पास कर सकता है और लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कुछ भी आप लॉगिन करते हो तो आपको एक बॉक्स मिलता होगा और कुछ कैरेक्टर लिखे होते हैं ABCZ छोटे में। तो इस कैरेक्टर को आपको यहाँ फिल करना होता है, तो इसे हम बोल देते हैं कैप्चा कोड। तो आपको मैं दिखाता भी हूँ, जैसे मान लीजिए हम गूगल पे चलते हैं, यहाँ गूगल में चलते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं कैप्चा कोड। ठीक है, कैप्चा कोड, ये देखिए कैप्चा कोड।
कैप्चा कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, इमेज में चल के देखते हैं। देखिए इस प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करने को बोल रहा है और आपको साइड में दे दिया जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो है रिफ्रेश करने का बटन है। तो ये रोबोट तो भर नहीं सकता, यहाँ पे इंसान के द्वारा ही फिल किया जाएगा। इसलिए ऑटोमेटिक लॉगिन या एसक्यूएल इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ों के उससे सुरक्षा के लिए यहाँ कैप्चा कोड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कैप्चा कोड। चलिए आगे देखें। कैप्चा मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वेबसाइट को बॉट से बचाता है, यानी कि ऐसे टेस्ट क्रिएट करता है जिससे डिस्टॉर्ट टेक्स्ट हो जाते हैं, इमेज रिकॉग्निशन हो जाता है, चेक बॉक्स वगैरह हो जाता है। आई एम नॉट रोबोट, इस प्रकार का चेक बॉक्स भी आपको देखने को मिल जाता है, तो जिन्हें इंसान आसानी से पास कर सकते हैं लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम पास नहीं कर पाते। इसका उद्देश्य क्या है? ऑटोमेटेड स्पैम है, फेक साइन अप है, मेलिशियस एक्टिविटी है, इन सभी से इसको बचाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो 3D प्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया था? 3D प्रिंटिंग टेक्निक का विकास किया था चार्ल्स हुल ने, यानी कि यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का जो विकास है चार्ल्स हुल ने किया था, यानी कि एक प्रकार से चुक हुल भी बोल सकते हैं। 1984 में स्टीरियो लिथोग्राफी यानी कि SLA नामक पहली 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया। इसके बाद इन्होंने जो है 3D सिस्टम, मतलब जो आपका सिस्टम है, कंपनी की स्थापना की। 1987 में पहला कमर्शियल 3D प्रिंटर SLA 1 लॉन्च किया और फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग इनको कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिताजी है, मतलब आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। और जो प्रोग्रामिंग किया था उसमें लेडी एडा ने किया था, इसलिए पहली प्रोग्रामिंग का नाम लेडी एडा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्कॉट क्रम की बात करें तो ये फ्यूज डिफोजन मॉड्यूल तकनीक का विकसित किया था, इन्होंने विकास किया था। जेम्स गोसलिन जावा का विकास किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सी की कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है? तो टॉगल मतलब हो जाता है अल्टरनेट, बोले तो ए बनाएगी, फिर स्मॉल ए बनाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो कैप्स लॉक यहाँ पे काम कर लेती है। ठीक है, कैप्स लॉक दबाओगे तो सारी की कैपिटल बनने लगेगी, कैप्स लॉक ऑफ करोगे तो सारी की आपकी स्मॉल बनने लगेगी। ठीक है, बाकी शिफ्ट है आपकी मॉडिफायर की में आ जाती है। एंटर की बात करें तो ये तो एक्टिवेट, मतलब कोई टास्क को ओके करने के लिए उपयोग की जाती है। और लाइन ब्रेक करने के लिए। कंट्रोल भी आपका जो है एक प्रकार से मॉडिफायर और कंट्रोल की के अंतर्गत भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल जो है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो कंट्रोल ए बोले तो सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो पहली बार दबाने पे ऑन कैप्स लॉक और दूसरी बार दबाने पे ऑफ हो जाती है, सभी अक्षर स्मॉल और सभी अक्षर आपके कैपिटल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि आप A5 सेल में फॉर्मूला लगाते हो कितना, सम A1 to A4 और एंटर करते तो क्या होगा? तो A1 to A4 अगर करते हो A5 में तो क्या हो जाएगा भाई? एरर मैसेज देगा क्या? तो देखिए यहाँ आप देखोगे सिंपल A5 सेल में फॉर्मूला लगा रहा है A1 to A4, तो एरर आएगी क्या? नहीं आएगी। ये ASCII मान जोड़कर जंक वैल्यू A1 से A4 तक का औसत दिखाएगा, A1 से A4 तक का सही योग दिखाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब टोटल यहाँ पे दिखाएगा। जबकि ये देखिए एरर नहीं आएगी, ASCII वैल्यू नहीं आएगी, ना तो एवरेज आएगा। तो राइट आंसर आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं की जाने वाली ओरिएंटेशन कौन सी है? तो देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप तो है, बाकी कैनवास यहाँ पे नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में केबल क्या जाती है? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर पावर पॉइंट की बात करें तो आपको धोखे से पूछ लिया जाता है कि साइज़ से रिलेटेड, तो साइज़ में जाओगे, कस्टमाइज़ में जाओगे तो यहाँ आपको दो चीज़ें मिल जाती है। एक तो मिल जाता है स्लाइड का ओरिएंटेशन, एक मिल जाता है नोट्स, हैंडआउट और आउटलाइन का है जो ओरिएंटेशन है। तो दोनों में आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप मिलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछ लिया जाए तो स्लाइड का बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है लैंडस्केप, और नोट्स, हैंडआउट्स और आउटलाइन का बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है पोर्ट्रेट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साइज़ वगैरह ये जो स्क्रीन के जो मतलब जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का एक तरीका है? तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका बोले तो क्रेडिट कार्ड भी है, यहाँ पे देखोगे डेबिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है, मोबाइल वॉलेट भी। इसका मतलब सभी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ सारे जो पैटर्न बोले तो सभी ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, उधारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड सीधे बैंक से पैसे कटते हैं। नेट बैंकिंग मतलब ये भी सीधे बैंक से ही भुगतान होता है इंटरनेट के माध्यम से। मोबाइल वॉलेट बोले तो मोबाइल ऐप के जरिए जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम के माध्यम से आप भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से गलत बताना है।
तो उपयोगकर्ता को प्रत्येक पेज के निचले भाग पर कंटेंट दोहराने में मदद मिलती है। फुटर का काम होता है, बिल्कुल सही है। फुटर बोले तो हेडर और फुटर मतलब टॉप पर हेडर काम करता है रिपीटेटिव वैल्यू के लिए और फुटर नीचे काम करता है। तो हेडर जो है उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कंटेंट दोहराने में मदद मिलती है। मतलब हेडर का काम टॉप पर रहता है और फुटर का काम बॉटम पर। तो दोनों कथन सही हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर्स प्रत्येक पेस्ट के ऊपर या नीचे दिखाई देते हैं। ये दोनों ही जगह दिखाई दे सकते हैं, ये भी सही है। एक डॉक्यूमेंट में रोमन और अरबी दोनों अंक जो है पृष्ठ संख्या नहीं हो सकते। मतलब रोमन बोले तो इस प्रकार से देखिए, ये जो अंक है वो नहीं हो सकते। ये गलत है क्योंकि यहाँ तो नंबर सभी ले सकते हैं। हम सीधे अगर वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है अगर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पेज नंबर पे चलते हैं। जैसे पेज नंबर कहाँ दिख रहा है, वही ये पेज नंबर दिख रहा है। पेज नंबर में चलोगे तो फॉर्मेट पेज नंबर में चलते हैं और फॉर्मेट पेज नंबर में जाओगे, देखिए नंबर फॉर्मेट में 1 2 3 आ जाता है। ये देखिए डैश 1 2 3 आ जाता है, ABCD भी आ जाता है। उसके बाद ये अगर देखोगे तो 1 2 3 जो रोमन में वो भी आ जाता है, क ख ग, ये देखिए हिंदी में सब चीज़ें जा रही। इसका मतलब जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों चीज़ें नहीं आ सकती पेज नंबर में, जबकि आ सकती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि गलत ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आप सेल A10 में 12 लिखते हैं, B10 में 7 लिखते हैं और सेल जो आपका C10 है, C10 में जाकर आप A10 माइनस B10 लिख देते हो। तो ये दर्ज करने पर क्या आता है, 5 प्रदर्शित होता है। तो क्या क्या बात हो रही है देखिए ध्यान से फिर से। मतलब A10 है, A10 ऐसे अपन ने बना लिए ये, और A10 में हमने क्या लिख दी है, यहाँ पे A10 में हमने लिख दिए हैं 12, ठीक है। उसके बाद B10 बोले तो इसी के जस्ट साइड में B10 जो है, B10 में हमने क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 10, 10 नहीं 7 लिख दिए, 7 लिख दिए। अब दोनों को हमने C10 मतलब ये C10 में दोनों को हमने घटा दिए, मतलब 12 माइनस 7 कर दिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। अब ये C10 के बाद क्या बोल रहा है, C10 को कंट्रोल C करते हैं और कहाँ चल जाते हैं, D10 में। मतलब D10 में जाकर हम जो है इसको पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सेल बदल जाएगा, और सेल बदलेगा तो एक सेल बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 हो जाएगा। जबकि पहले क्या था, 12 माइनस 7 था, तो क्या आ गया 5, और 7 माइनस 5 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। कैसे समझ में नहीं आया होगा आपको थोड़ा सा, तो हम चलते हैं एक्सेल में और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहीं पे चलते हैं, ये मैं पूरा हटा देता हूँ, हाँ यहाँ से ये हटा देते हैं पूरा। और A10 B10 और C10 की बात हो रही है। A10 में क्या लिख दिए, बात हो रही है भाई 12 लिख दिए, B10 में क्या लिख दिए, 7 लिख दिए, और यहाँ लगा दिए क्या कि जो A10 है माइनस B10 है, इसको एंटर करें तो क्या आ गया 5। और ये जो इसके अंतर्गत 5 है, मतलब जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ले जाकर रख देता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर करा तो क्या आ गया 2, क्योंकि देखिए ये सेल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये रिलेटिव हो गया। और अगर हम लॉक कर देते हो तो एब्सोल्यूट हो जाता है। तो ध्यान रखिए चीज़ को, जैसे 2 हमारा आंसर आया था वैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है B1 माइनस, मतलब B1 बराबर 46 है। वर्कशीट में एक्सेल फार्मूला लगाते हैं सीलिंग, तो B1 और 10 यहाँ पर लिख देते हैं। तो 10 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 से अगर गुणा, मतलब 46 के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जस्ट बाद में बड़ा क्या जाता है, 10 को गुणा करेंगे अगर 1 2 3 4, तो 4 करेंगे 40 आ जाएगा, 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 46 से जस्ट आगे वाली वैल्यू लाता है, इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सीलिंग के बारे में भी हमने पहले देख लिए थे। नियरेस्ट हायर वैल्यू यहाँ पे लिया आता है 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में देखो तो 50 आ जाता है, तो 50 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग कर लेती है, तो कैपेसिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग DRAM का करता है, ठीक है। DRAM यहाँ पे होती है, और DRAM के बारे में हमने पहले भी देख लिए। ये प्रत्येक मेमोरी में एक कैपेसिटर होता है और 0 और 1 चार्ज करता है, चार्ज खत्म हो जाता है तो बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ICMP किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ICMP एक प्रकार से एरर के लिए प्रयोग होता है, एरर की रिपोर्टिंग के लिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। एरर की रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जो कि नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एरर रिपोर्टिंग, डायग्नोस फंक्शन इसके लिए किया जाता है। IP पैकेट्स के साथ काम करता है, और नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर को एरर को स्टेटस मैसेज ये सारी चीज़ भेजने के लिए सुविधा दी जाती है। उदाहरण के लिए डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, टाइम एग्जिट है, इको जो रिक्वेस्ट है, इको रिप्लाई है, पिंग के माध्यम से, ये सारी चीज़ें सुविधा कौन देता है, ICMP देता है।
एक स्प्रेडशीट में फंक्शन मोड लिखा गया है, तो मोड क्या करता है, मान लीजिए हमने इक्वल करके क्या लगाएं MOD, और हम जो है 7 और यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो अब देखिए 2 जो है 2 को मतलब जो है इसमें भाग देना होगा, तो 7 में भाग देंगे तो भागफल कितना जाएगा 3, और बचेगा कितना 1। तो 1 जो है वो शेषफल है, शेषफल मतलब रिमाइंडर, और मोड का काम होता है रिमाइंडर निकालना, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो शेषफल निकालने का काम कर लेता है, यानी कि दो संख्या को विभाजित करने पर शेषफल, बिल्कुल यही सही है। बाकी समूह ये मध्यमान नहीं होगा, बहुलक भी नहीं होगा, और समूह की मध्य संख्या ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे शेषफल निकालने का काम कौन करता है भाई, मोड फंक्शन करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है, तो आप इनको देख लेना। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड का सत्यापन किस रूप में जाना जाता है, तो इसको अथेंटिकेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अथेंटिकेशन। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो जब कंप्यूटर पर लॉगिन नेम और पासवर्ड दर्ज करते हैं तो सिस्टम चेक करता है कि वो सही है या नहीं है। इसी प्रक्रिया को प्रमाणीकरण या फिर अथेंटिकेशन कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे अथेंटिकेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल ऑथोराइज्ड यूज़र ही सिस्टम को एक्सेस कर सके। बाकी बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की, तो यह डेटा को एक समान रखने की प्रक्रिया है, लॉगिन वेरिफिकेशन से संबंधित नहीं है। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये केवल यूज़र की पहचान बताता है, परंतु पासवर्ड वेरिफिकेशन नहीं करता। एक्सेसिबिलिटी का मतलब यह है यूजिबिलिटी और एक्सेस से संबंधित होता है, ना कि आपका अथेंटिकेशन से संबंधित होता है। अगला देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर को हटाया जा सकता है। टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए यहाँ पे हम जो है क्या लगते हैं, टैब स्टॉप मार्कर को खींचकर हटाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाता है।